अब देखो, इसमें हमने पहले वीडियो में आपको बना दिया सिंपल जर्नल एंट्रीज, जो बहुत ही बेसिक और सिंपल जर्नल एंट्रीज होती हैं, उसको किया है। अब थोड़ा सा अलग हटके होगा। चलो हम कोशिश करते हैं सीधी लाइन। ये देखिए हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, अच्छा से सीधा कर लेना। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। अब देखिए, अगर कोई ओनर अपने घर से पैसे के अलावा भी अगर वो फर्नीचर भी अपने घर से ले आता है, अगर वो दूसरी भी कोई चीज अपने घर से ले आकर के बिजनेस के अंदर उसका यूज करता है, इस्तेमाल करता है, तो वो भी उसका कैपिटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसका कैपिटल। मान लीजिए ओनर फर्नीचर ले आता है बिजनेस के अंदर, तो फर्नीचर आएगा बिजनेस के अंदर, तो नेचुरली फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। घर का सोफा पड़ा है, उसने कहा कि चलो खरीदना पड़ेगा, तो ऑफिस में ला के रख देते हैं, और उसको जो है कैपिटल ही माना जाएगा। ये नहीं है कि वो फर्नीचर है तो उसका कुछ और हो जाएगा। तो अगर ओनर देता है, अपना पर्सनल अपने ले आता है और बिजनेस के अंदर कोई फर्नीचर रख देता है, जरूरी नहीं घर से ले आए, कहीं से भी ला के रख दे, तो वो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। ठीक है? तो अगर वो फर्नीचर ले आता है और बिजनेस के अंदर ऑफिस में रख दिया, तो वो भी कैपिटल होगा। इसको आप समझ लीजिए, बीइंग द कैपिटल। अगर नरेशन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नरेशन इजी होता है, कुछ नहीं होता। पहले आप ट्रांजेक्शन को समझिए, नरेशन बहुत इजी होता है। जो आपने लिखा है वही नरेशन है, बीइंग द फर्नीचर ब्रॉट इन बाय द ओनर, इतना आप कर दीजिए। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पर। इसी तरह से जब आप सैलरी पे करते हैं, तो सैलरी टू कैश हो जाता है, और सैलरी अगर दिया नहीं है, देखिए आउटस्टैंडिंग है, मतलब सैलरी आपने पे नहीं किया है, तो वो क्या लिखेंगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखो, मान लीजिए 8,000 सैलरी है, और सैलरी आप कैश में पे करोगे तो क्या आएगा? सैलरी टू कैश का। लेकिन अगर सैलरी नहीं दे रहे हैं और ड्यू हो गया है, महीना पूरा हो गया है, दिया नहीं है, तो ये आ जाएगा सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, बकाया, ये हो जाएगा। अगर बीइंग द सैलरी अनपेड, अभी पे नहीं किया है, ड्यू हो गया है, पे नहीं किया है। इसी तरह से अगर वेजेस ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया है, तो आ जाएगा वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट 2,000। ठीक है? इसी तरह से रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, इस तरह से। कभी कभी क्या होता है, आपके एम्प्लॉइज आपसे एडवांस मांगते हैं, कहते हैं उन्हें बहन की शादी है, गांव जाना है, या कोई और ज़रूरत है, वो एडवांस पेमेंट लेते हैं। मान लीजिए किसी को 2 महीने की सैलरी उसको एडवांस दी गई है, तो अब वो करेंट बिजनेस में, तो एडवांस का मतलब क्या हुआ? जो आगे आने वाले महीने हैं, जो महीने में काम कर रहा है उस टाइम पर वो नहीं, अदर देन दैट फ्यूचर के। मान लीजिए अक्टूबर में वो 2 महीने का एडवांस मांग रहा है, तो मतलब नवंबर और दिसंबर की सैलरी मांग रहा है, या उसको दी है, तो एडवांस को कहते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड की पैसा तो जा रहा है, तो कैश तो क्रेडिट होगा नेचुरली। तो वहां पे क्या लिखेंगे? देखिए, प्रीपेड
सैलरी अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 2 महीने का 20,000 हो गया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर कैश दे रहे हैं, अगर चेक से दे रहे हैं तो आप बैंक लिख सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रीपेड सैलरी। इसी तरह से प्रीपेड रेंट हो सकता है और प्रीपेड वेजेस हो सकते हैं। चलिए लाइन खींचते हैं, पहले लाइन खींचना बड़ा टेढ़ा। ये देखिए, एक ये लाइन खींच, चलो थोड़ा ठीक तो आया है। एक ये इसके साइड में, चलो ये हो जाएगा आपका जनरल फोलियो, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगी सॉरी डेट, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर। राइट। अब देखो एक केस मैं बता रहा हूं आपको कि मान लो रेंट दिया जा चुका है, रेंट इज ऑलरेडी पेड। तो जब रेंट इज ऑलरेडी पेड तो उसकी एंट्री हुई होगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब बाद में पता चलता है कि आपने जो रेंट पे किया है उसमें से कुछ पैसा, कुछ रेंट तो पेड इन एडवांस है, उसको अकाउंटेंट अलग से नोट करना भूल गया। मान लीजिए आपने 20,000 रेंट पे कर दिया, अब उसमें से 5,000 क्या है, एडवांस है। अकाउंटेंट को उसकी एंट्री उसी हिसाब से करनी चाहिए, जो एडवांस है उसका एडवांस में जाएगा, प्रीपेड में जाएगा। उसने गलती करके, चाहे भूल गया, उसने सीधा कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट में पूरा पूरा पैसा डाल दिया। अब चेकिंग में कहीं आके वो बात पकड़ में आई कि नहीं, पूरा रेंट 20,000 तो है ही नहीं है, रेंट में 5,000 एडवांस दिया गया है, रेंट तो 15,000 ही देना था। ठीक है, मतलब यू कम टू नो अबाउट प्रीपेड रेंट आफ्टर द रेंट वॉज पेड। तब तो कैश जा चुका था, उसी टाइम एंट्री हो चुकी होगी, तो डबल एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी पेड है। जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेंट वाज पेड एंड आउट ऑफ विच दिस अमाउंट या 5,000 वाज पेड इन एडवांस, तो मतलब कि रेंट पेड की एंट्री हो चुकी है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, तो दो बार ही नहीं होगा। अब मालूम चला आपको कि उसमें 5,000 तो प्रीपेड है, पेड इन एडवांस है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? देखिए, चूंकि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम इसको ठीक से देखिए, टू रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए रेंट को क्रेडिट कर देंगे, मान लीजिए 5,000, ये तो प्रीपेड अगर रेंट पे किया जा चुका है एंड आफ्टर दैट सम टाइम ये यू कम टू नो कि आउट ऑफ द रेंट पेड 5,000 वाज प्रीपेड, तो क्या एंट्री आएगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट क्रेडिटेड। क्योंकि अब यहाँ कैश तो पेमेंट हो चुका, तो जा चुका, उसकी एंट्री तो हो चुकी, कोई डबल एंट्री नहीं की जानी है, तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट क्रेडिटेड। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला हम लेंगे। इसी तरह से अब देखो, प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड सैलरी का भी वही ट्रीटमेंट होगा, प्रीपेड वेजेस का भी वही ट्रीटमेंट होगा, प्रीपेड कमीशन का भी वही ट्रीटमेंट होगा, इससे बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर कि जब आप मशीनरी को यूज करते हैं, यहाँ तक कि बिल्डिंग भी यूज होते होते और टाइम के साथ समय बढ़ता है, उसमें फिर लॉन्ग टाइम होता है, बिल्डिंग में चीजें धीरे धीरे पुरानी होने लगती है, वेयर एंड
वेयर एंड टेयर होने लगता है। तो वेयर एंड टेयर जब होगा तो मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। आपने गाड़ी खरीदी है, 2 साल 3 साल आप गाड़ी चला चुके हैं, तो गाड़ी का वैल्यू सेम तो मिलेगा नहीं मार्केट में। आज भी आपने मान लो 5 लाख की कार खरीदी, 10 लाख की गाड़ी ली, 2 साल यूज करने के बाद 10 लाख का गाड़ी का आपका वैल्यू रहेगा? वही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने यूज कर लिया है, उसका वेयर एंड टेयर हो गया है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, सुटेबली रिड्यूस हो जाएगा, सेम वैल्यू विल नॉट बी देयर। तो इसी को अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो गया। कभी कभी यूज और वेयर एंड टेयर की वजह से डिप्रिसिएशन होता है, और कभी कभी क्या होता है, नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो नई टेक्नोलॉजी के आने से क्या होता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी कॉस्टली पड़ती है, उनका एक्सपेंस ज़्यादा आता है, तो वो फिर लोग डिस्कार्ड करना चाहते हैं, उसको हटा करके नया लेना चाहते हैं। तो वेयर एंड टेयर का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है। मोबाइल तो आजकल आप देखो 6 महीने में पुरानी हो जाती है, नया वर्जन आ जाता है तो पुराना मॉडल हो जाता है। उनके प्राइसेस भी आप देखो कितना कम हो जाते हैं, 1 लाख का मोबाइल पता चला 40,000 रुपये आता है, 50,000 रुपये आता है। तो इसी को कहते हैं वेयर एंड टेयर। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी करनी है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग करना है, उसका रेट, फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन होता है। तो आप देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस है, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जो भी हो, एक इमेजिनरी फिगर हम डाल दे रहे हैं, टू मशीनरी अकाउंट। अगर मशीनरी है तो मशीनरी कर देंगे, अगर फर्नीचर है मान लीजिए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000 डाल दे रहे हैं। और फर्नीचर मतलब कहने का है कि डेप्रिसिएशन जब भी डेबिट होगा तो कंसर्न जो एसेट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट भी हो सकता है, चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मान लो 50,000, टू बिल्डिंग अकाउंट भी हो सकता है, राइट। ये लीजिए, ये डेप्रिसिएशन का हमने कर दिया है। अब आते हैं और देखते हैं क्या क्या। जर्नल एंट्रीज में बहुत सारी वेराइटीज हैं, बहुत सारा कुछ है, और अभी हमने खाली सिंपल वाला ही ले रहा हूँ, कुछ और भी बढ़ेंगे आगे। तो देखिए ये लाइन हो गई, एक लाइन और ये हो जाएगी, और एक लाइन ये हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये देखिए हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। अब आते हैं, देखिए हमने डेप्रिसिएशन कर दिया, आउटस्टैंडिंग कर दिया, प्रीपेड कर दिया, एडवांस सिर्फ अगर ये लिखा है एडवांस पेड फॉर मशीनरी, मान कभी कभी आता है कि आपको 1 लाख की मशीनरी खरीदनी है, अभी परचेज नहीं किया है और एडवांस पे किया है, ठीक है, मशीन अभी आई नहीं है, तो सिर्फ एडवांस पे करने का क्या एंट्री होगा, देख लीजिए, एडवांस मेड, तो एडवांस पेमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। कभी कभी लिखा रहता है मान लीजिए 10,000
कि मशीनरी 1 लाख की खरीदनी है, 10% हैज बीन पेड एज एडवांस। तो एडवांस पेमेंट किया है, खरीदना अभी मशीन आई नहीं है, परचेज नहीं है, वो अलग है। देयर इज नो परचेज ऑफ मशीनरी, ओनली एडवांस सम अमाउंट एज एडवांस बीन पेड। तो एडवांस कुछ पेमेंट किया गया है लेकिन मशीनरी परचेज नहीं की गई है, तो एडवांस पेमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पैसे जा रहा है। अब ये जरूर हो सकता है, अब वो एक दूसरा केस आता है जो हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि पार्ट जैसे होता है ना, डाउन पेमेंट कुछ करते हैं, बाद में उसको इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं। तो मान लीजिए मशीन आपने लिया और 1 लाख की मशीन ली आपने, 10,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया और बाकी आपने उससे रिक्वेस्ट कर लिया कि उधार में रहेगा, तो मशीन तो पूरी आएगी ना। आप मशीन उधार खरीदो चाहे कैश में खरीदो, मशीन तो पूरी ही आएगी, तो पूरे मशीन की वैल्यू लिखेंगे। अब आपने जो डाउन पेमेंट किया है, मान लीजिए कैश डाउन पेमेंट किया है, ये आएगा 10,000 और 90,000 आपको उस पार्टी को देना है। तो मान लीजिए उसका कुछ भी नाम है, PQR एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट, तो ये हो जाएगा देखिए 90,000 ये। तो मशीनरी आपने परचेज किया 1 लाख का, 10,000 आपने डाउन पेमेंट किया और 90,000 आप बाद में दोगे, इंस्टॉलमेंट में दोगे, कैसे दोगे ये आपका डिसाइड होगा। तो अभी राइट नाउ विद द टाइम, एट व्हाट टाइम दिस बीइंग रिकॉर्डेड, तो मशीनरी अकाउंट तो पूरा होगा क्योंकि मशीन तो पूरी आ रही है, चाहे आप पेमेंट पूरी करो नहीं करो आधा करो, लेकिन मशीन तो आधी नहीं आएगी ना, पूरी आएगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख फुल अमाउंट, कैश आप दे रहे हैं 10,000 तो कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, बाकी 90,000 आप बाद में दोगे, तो इसलिए उस पार्टी का नाम आ गया टू PQR एंड सन्स अकाउंट 90,000 उसका नाम आ जाएगा। इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी अगर पार्ट पेमेंट करके आप मशीनरी वगैरह कुछ खरीद रहे हैं। ऊपर हमने लिखा था एडवांस पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, अगर आप किसी को एडवांस देते हो, अभी वो चीज़ सिर्फ एडवांस ही दिया है, अभी कुछ खरीदा नहीं है। ये हो गया मशीनरी अकाउंट हो गया, ये एडवांस पेमेंट अकाउंट हो गया। और